हेलो, वेलकम टू विद्या गुरु। हमने प्रीवियस लेक्चर में सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के लिए बहुत काम के भी हैं। पृथ्वी पर जीवन भी इन्हीं के तहत आया, क्योंकि सबसे पहले जो है एक कोशिकीय जीव आए, फिर बहुकोशिकीय जीव, इस प्रकार जीवों की उत्पत्ति हुई। तो सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जो जीवन जो है पृथ्वी पर आया है उसमें। तो हमने विषाणु, जीवाणु, कवक के बारे में पढ़ा था। तो लेट्स कंटिन्यू विद द कंटिन्यूड स्लाइड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। आज इस सेक्शन को पूरा फिनिश करते हैं। तो देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा कि हानिकारक जो सूक्ष्म जीव थे उन पर हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो का एंटीरोवायरस जो था, है ना, तो ये सभी हमने पढ़ लिया था। और पोलियो के जो टीके बनाए थे वो किसने बनाए थे? साबिन और साल्क ने बनाए थे। तो देखिए, मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा या पेयजल द्वारा, हमने जो भोजन किया है खाने द्वारा, इन सभी के तहत क्या होता है, ये मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है और सीधा सीधा जंतु को संक्रमित कर देता है। ये वायु के माध्यम से भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को संक्रमण है तो यदि वो छींक करता है तो उसके छींक से भी जो है ना चारों तरफ जो है संक्रमित जीवाणु फैल जाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों को एक संक्रमित जो एक व्यक्ति है वो पहले ही उस रोग से प्रताड़ित और दूसरे रोग व्यक्ति में फैल जाए, चाहे वो वायु के द्वारा हो, जल के द्वारा हो, भोजन, दूषित भोजन के द्वारा हो, कायिक संपर्क या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो होता है लैंगिक क्रिया के चलते हो, यदि इन सभी चीज़ों से जो रोग फैलते हैं उनको संचरणीय रोग या फिर इनको कंटेजियस डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज जो फैलते हैं इनको संचरणीय रोग कहते हैं। या एक और शब्द आता है इनके लिए, संक्रामक रोग, कंटेजियस डिजीज या संक्रामक रोग कहते हैं। तो संक्रामक रोग आपको समझ में आ गए होंगे, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए अलग अलग माध्यम के थ्रू। तो जैसे हैजा है, दस्त, तो जो हमारा फीसेज होता है, जो हमारा मल होता है, उससे क्या होता है, लोगों में फैल सकते हैं। मक्खी उस पर बैठेगी, किसी और के खाने पर बैठ गई तो हैजा, है ना। विब्रियो कॉलेरी, हैजा का जो जीवाणु है उसका नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी, कॉलेरा ही इसको बोलते हैं, विब्रियो कॉलेरी। तो हम लोग और भी ज़्यादा है ना, हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे आने वाले कई लेक्चर्स में देखेंगे। तो सर्दी, जुखाम, चिकन पॉक्स, क्षय, ट्यूबरकुलोसिस तो बहुत खतरनाक रोग है। क्षय रोगी को तो बिल्कुल अलग कर देते हैं। और क्षय रोगी का जो व्यक्ति है उसको है ना टीके दिए जाते हैं, उनका नाम है डॉट्स, है ना। डॉट्स का पूरा, नॉट टीके, डॉट्स का पूरा उसका इलाज चलता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रहता है डॉक्टर के अंडर कस्टडी में, और उसको फिक्स कई सारी दवाइयों के साथ में ट्रीटमेंट दिया जाता है लगभग 6 से 12 महीने तक, तब जाके कहिए ना ट्यूबरकुलोसिस रोग। तो ये फेफड़ों से संबंधित रोग है और हमको क्या होता है, उस व्यक्ति को बिल्कुल अलग कर देना होता है ना। तो देखिए, जब जुखाम से पीड़ित व्यक्ति यदि छींकता है, स्नीज करता है, तो हजारों रोग कारक वायरसेस वायु में आ जाते हैं और वायरस सांस के साथ में दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और यही जो है वो संचरणीय या संक्रामक रोग कहलाते हैं। और इसीलिए हमें छींकते समय मुंह पर या नाक पर रूमाल रखना चाहिए, ताकि क्या हो सके, संक्रामक व्यक्ति से पर्याप्त दूरी जरूरी है। तो कोविड-19 में भी हम लोग इसी सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ कीट या जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक, इनको बोलते हैं वेक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं रोग कारक को? वेक्टर, रोग कारक। और रोग जनक जो होते हैं, रोग जनक, आप कुछ रोग जनक के उदाहरण बता सकते हैं? रोग जनक क्या होते हैं? रोग जनक को इंग्लिश में पैथोजेन कहा जाता है, पैथोजेन। तो एग्जाम्पल सुन लीजिए, रोग जनक में विषाणु, वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये सभी रोग जनक हैं। लेकिन इनको जो लेकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर चले जाते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, तो मक्खी कूड़े के कचरे से, जंतु के अपशिष्ट पर, किसी के भी मल पर बैठती है और उस पर क्या होता है, वो जीवाणु चिपक जाता है और खाने पर जाके बैठ जाती है, तो इस प्रकार स्थानांतरण हो जाता है। इसी प्रकार जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है, उसके काटने पे उसके अंदर जो ना प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है और ये मलेरिया का कारक बनता है, राइट। तो मादा एडीज मच्छर जो है, एडीज इजिप्टी इसको बोलते हैं, एडीज इजिप्टी मच्छर। और एडीज इजिप्टी मच्छर से येलो फीवर भी होता है, याद रखना, है ना, पीत ज्वर।
तो एडीज इजिप्टी मच्छर से डेंगू रोग हो जाता है। डेंगू में आपने सुना होगा कि प्लेटलेट्स जो होती हैं, जो हमारे रक्त का एक भाग है, तो वो बहुत कम हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो एडीज इजिप्टी मच्छर एक बहुत बड़ा मच्छर है, आकार में बहुत बड़ा होता है। बड़ा आकार होने के कारण ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाता और ये साफ पानी में अंडे देता है। याद रखना एडीज इजिप्टी के बारे में ये विशेषताएं। जबकि जो प्लाज्मोडियम मच्छर है वो गंदे पानी में अंडे देता है, ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है और 45 डिग्री के एंगल पर अपना डंक लगाता है। ठीक है, अपना जो फैंग है, डंक, फैंग बोलते हैं, डंक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? FANG, फैंग, है ना। डंक को इंग्लिश में फैंग बोलते हैं। आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स पता होने चाहिए, आपको इंग्लिश में भी काम आ जाएगा। इंग्लिश इज, है ना, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मादा एनाफिलीज समझ में आ गया, एडीज इजिप्टी मच्छर समझ में आ गया। आपने कई मक्खी के भी नाम सुने होंगे, सीसी मक्खी, सीसी मक्खी है ना, सीसी मक्खी, और एक होती है बालू मक्खी, है ना, बालू मक्खी। तो बालू मक्खी के कारण जो है सैंड फ्लाई, बालू मक्खी के कारण जो है ना निद्रा रोग उत्पन्न हो जाता है लोगों में, निद्रा रोग, है ना। तो देखिए ये सब हम लोग देख चुके हैं, माफ़ी चाहता हूँ मैं, थोड़ा सा गलत बटन दब गया इसलिए। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया। तो सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। आपने पता होगा कि लार्वा पानी के अंदर क्या होता है, ये पानी का जो पृष्ठीय तनाव है, पृष्ठीय तनाव मतलब सरफेस टेंशन का प्रयोग करके ये मच्छर ऊपर लार्वा अंडे दे देते हैं, लार्वा होते हैं, और लार्वा से फिर इसके बच्चे निकलते हैं। अंडे जब फूटते हैं तो मच्छर बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यदि पानी में गैम्बुशिया नाम की मछली डाल दी जाएगी तो हम लोग क्या होते हैं, क्योंकि वो मच्छर के लार्वा को खा जाती है, तो इस प्रकार गैम्बुशिया मछली हमको, है ना, जो भी दूषित पानी वगैरह है उनमें डाल देना चाहिए, है ना। खास करके है ना, जब भी कूलर, टायर, कूड़ेदान वगैरह जो है उसमें जल एकत्रित होता है ना, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अंडे जो है वो बच्चे पैदा करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो उनको शुष्क रखना चाहिए, गीला नहीं रखना चाहिए। और इस प्रकार की सूची को, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम क्या है, सुरक्षा रखेंगे ना वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि क्या हो कि हम जो है इतने सारा इलाज करवाएं, उसकी बजाय पहले ही हम लोग आसपास के पर्यावरण को शुद्ध रखें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए बहुत अच्छा एक डायग्राम आ चुका है, क्षय रोग। क्षय रोग मतलब ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं इसको, टीबी को ही क्या बोलते हैं, क्षय रोग, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, है ना, इसके कारण। तो ये एक जीवाणु से, तो देखो रोग कारक क्या होते हैं जो फैलाते हैं, ठीक है, और क्षय रोग वायु से फैलता है, ये बात याद रखेंगे। खसरा होता है मिजल्स रोग, खसरा, जिसमें क्या होता है, श्वास नलिका जो होती है ना वो संक्रमित हो जाती है, तो ये भी वायु से फैलता है क्योंकि श्वास नली की बात आ गई। क्षय रोग में भी फेफड़ा प्रभावित होता है और फाइनली खसरा रोग में भी फेफड़ा प्रभावित होता है। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, तो देखो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स जो है ना उसको तो बोलते हैं बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स बड़ी माता बोलते हैं, और छोटी माता चिकन पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स पे तो पूरा कंट्रोल पा लिया गया है। तो चिकन पॉक्स वायरस से होता है और ये वायु के संपर्क में रहने से। और पोलियो तो आपको पता ही है, वायरस एंटीरो वायरस, कौन सा वायरस है, एंटीरो वायरस के कारण, और जल आदि में दूषित जल या भोजन करने पर पोलियो हो जाता है। पोलियो के टीके जो हैं वो साबिन और साल्क ने बनाए हैं और आज की तारीख में इसकी ओरल मतलब मुख से लेने वाली डोजेज भी बन चुकी है। हैजा जो होता है इसमें दस्त हो जाता है व्यक्ति को, और हैजा विब्रियो कॉलेरी नाम का कौन सा जीवाणु है, विब्रियो कॉलेरी, और दूषित जल या भोजन। तो देखिए जो भी फेफड़ों से संबंधित जो रोग हैं, आपको एक बात याद रखिए, फेफड़ों से संबंधित जो भी रोग हैं वो सब किससे फैलेंगे, वायु से। जो भी दस्त कर रहे हैं तो वो किससे फैलेंगे, तो वो या तो दूषित जल या भोजन से, क्योंकि पेट में जाएगा खाना या पानी, है ना। टाइफाइड रोग आपको पता ही है, टाइफाइड में बच्चों की मौत हो जाती है, पानी बिल्कुल कम हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, तो हम लोग क्या देते हैं, ORH देते हैं, ORH का घोल, है ना। तो देखिए एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो विडाल टेस्ट, तो याद रखना विडाल टेस्ट के माध्यम से पता चलता है कि रोगी में टाइफाइड है या नहीं है, तो ये जरूर पॉइंट याद रखना। विडाल टेस्ट किसका पता बताता है, टाइफाइड का। और जो मॉन्टेक्स टेस्ट है, मॉन्टेक्स या कफ के परीक्षण से पता चलता है कि व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस है या क्षय रोग है। तो क्षय रोग भी जीवाणु से, याद रखना। लेकिन खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो ये सभी विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित, ठीक है। हेपेटाइटिस ए जो है, वैसे हेपेटाइटिस केवल ए नहीं होता, हेपेटाइटिस ए भी होता है, बी, सी, डी और ई तीनों पांचों होते हैं, राइट। तो हेपेटाइटिस पांचों प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक होता है, याद रखना, हेपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक होता है। बचपन में हमारे टीके लगे हुए हैं
और हेपेटाइटिस जैसे ही मैं आपको याद है मैंने एक बात बताई थी, जहां पर भी हेपेटा शब्द आ जाए, जहां कहीं भी हेपेटा शब्द आ जाए इसका मतलब क्या है, यकृत। तो यकृत में ये रोग होता है, हेपेटाइटिस, यकृत सड़ जाता है इसमें, राइट, और आदमी की मौत भी हो जाती है। तो इसमें जो वायरस है उसका नाम है हिपेरिना वायरस। हिपेरिना वायरस के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है, ठीक है। मलेरिया जो है वो मच्छर वाहक की तरह काम करता है, मतलब रोग वाहक, या इंग्लिश में रोग वाहक को क्या बोलते हैं, वेक्टर, मच्छर मक्खी वगैरह। तो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है ना। तो देखिए बचाव क्या है इन सभी रोगों के, क्षय, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, कि रोगी को पूरी तरह से अन्य व्यक्ति से अलग कर दिया जाता है, रोगी को व्यक्तिगत वस्तु से मतलब है ना उचित टीकाकरण की मदद से इसको ठीक किया जा सकता है। हैजा टाइफाइड में क्या होता है, अच्छी आदतें अपनाना, साफ सफाई रखना, पेयजल वगैरह पे ध्यान रखना। हेपेटाइटिस में क्या होता है, वही पेयजल, जहाँ पर लिवर आ गया, यकृत आ गया, तो कहीं ना कहीं खाने या पीने में कुछ ना कुछ कमी है। और मच्छर को कीटनाशक गैम्बूशिया मछली के माध्यम से आप यदि मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, समय समय पर छिड़काव करते रहेंगे कीटनाशकों का, तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो मानव में पढ़ रहे थे, अब किस में पढ़ने वाले हैं, जंतुओं में। तो 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नाम का जो जीवाणु है वो रॉबर्ट कोच ने खोजा और बताया कि ये जितने भी मवेशी हैं उनको जो है संक्रमित करता है। आपको पता है कि युद्ध जब भी होता है ना, तो एक देश दूसरे देश पे कंट्रोल करने के लिए ना एंथ्रेक्स के जीवाणु मवेशियों में फैला देगा, वो पानी में चला जाएगा और वहां पर जो आर्मी है वहां की, उनके लोग यदि उस पानी को पी लेंगे तो उनको भी एंथ्रेक्स हो जाएगा। तो देखिए एंथ्रेक्स क्या है कि ये जानवरों से मनुष्य में भी आ जाता है। तो एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, बहुत मौतें होती हैं, और ये जैविक हथियार, बायोलॉजिकल वॉर के तौर पे युद्ध में भी इसका प्रयोग किया जाता है। गाय में जो खुर और मुंह का रोग जो है वो भी एक वायरस के कारण होता है, याद रखेंगे। और एंथ्रेक्स रोग जो है वो भी जो है बैसिलस एंथ्रेसिस नाम का जीवाणु है। जबकि आपने सुना होगा गाय भैंस वगैरह में मुंह और खुर का रोग जो है वो वायरस के कारण है। पौधों में भी वायरसेस होते हैं, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, अलग अलग गेहूं, चावल, इनमें अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, रोग हो जाते हैं, है ना। तो ये सभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ, तंबाकू जो है, तंबाकू में सबसे पहली बार एक रोग देखा गया था, टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, तंबाकू में मोज़ेक। तो तंबाकू में कौन सा रोग होता है, मोज़ेक रोग। तो ये वायरसेस से होता है। तो तंबाकू में इसी प्रकार गन्ने, आलू, संतरा से सभी में रोग हो जाते हैं, और इसीलिए हम लोग क्या समय समय पर पेस्टिसाइड या कीटनाशी का छिड़काव करते रहते हैं। तो देखिए नींबू का कैंकर रोग आपने सुना होगा, जिसमें नींबू ऐसा काला सा हो जाता है, तो ये जीवाणु के कारण है और वायु से है ना। उसके बाद गेहूं का जो रस्ट रोग है, बालियां जो है ना गिरने लगती हैं, पीलापन आ जाता है, तो ये कवक, इसमें कवक के कारण होता है, वायु और बीज के कारण। भिंडी में पीलापन आ जाता है और वो एक कीट के कारण होता है और ये वायरस के कारण होता है। कीट क्या है, रोग वाहक, वेक्टर है, जबकि ये रोग जनक है। कई बार क्या होता है, हम दूषित खाना खा लेते हैं, किसी पार्टी में आमंत्रित किया और हमको अचानक से उल्टी होने लगी है। कई बार है ना पुराना या बासी खाना जिसमें ना बहुत सारे जीवाणु उत्पन्न हो गए, तो वो विषैला विषाक्त पदार्थ हो जाता है। कई बार आपने देखा हो पुराना खाना खिला देते हैं, फूड पॉइजनिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फूड पॉइजनिंग, POI पॉइजनिंग, है ना। मैं एक बार स्पेलिंग सही कर देता हूँ आपके लिए, एक मिनट। फूड पॉइजनिंग और फूड पॉइजनिंग, पता है आपको, यदि आपको कभी फूड पॉइजनिंग हो जाए, अभी कहीं बाहर गए हैं, किसी और शहर में गए हैं, वहाँ पे खाना खाया, आपको उल्टी दस्त हो गए, आप उसके ऊपर बहुत बड़ा जो है ना एक क्लेम ठोक सकते हैं और बहुत पेमेंट भी मिल जाएगा यदि आपको कभी इस प्रकार का कोई केस हो जाए। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी जो है ना अपनी शक्तियों का जो है ना प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको कोई विषैला खाना खिला दे और फूड पॉइजनिंग में मृत्यु भी हो जाती है लोगों की, तो भयंकर जो है ना रोगी हो जाता है उसमें, और कभी कभार तो उसकी देखिए मृत्यु भी हो जाती है, कभी कभार तो मृत्यु भी हो जाती है फूड पॉइजनिंग के कारण। इसलिए हमें क्या है, कभी भी दूषित भोजन का, पुराने भोजन का, सड़े गले भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। आवश्यकता पड़े तो हमको नया शुद्ध भोजन बना लेना चाहिए। अब बात आ रही है खाद्य परिरक्षण। हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे खाद्य भंडार बीज होते हैं,
तो उनको परिरक्षित करना आवश्यक है ताकि उनको लंबा चलाया जा सके। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको कि मान लीजिए कि ये कोई बोतल है ना, पैक्ड करके रखी है, और ये बोतल कोई तेल की बोतल है, मान लीजिए सरसों की है, तो सरसों का तेल यहाँ तक भरा हुआ है ना, तो यहाँ पर नाइट्रोजन भर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस, ऑक्सीजन होगा तो जीवाणु पनप जाएंगे। तो जीवाणुओं को हर वो चीज जो उनके खिलाफ हो या उसमें प्रजनन न कर पाए, इस प्रकार हम क्या करते हैं, खाद्य परिरक्षण करते हैं। तो आपने देखा होगा नमक डाल के हम लोग जो है ना जीवाणु से बचा सकते हैं। यदि अचार को तेलों में डुबा देंगे, ऑयल में डुबा देंगे, है ना, ये मान लीजिए अचार, मान लीजिए तेल है, ये पूरा तेल अचार है और अचार ऊपर निकल रहा है, तेल से बाहर आ गया, तो हमेशा इस वाले भाग पे जो है ना फफूंद लग जाती है। तो इसका एक ही इलाज है कि आपको जो तेलों में डुबा के रखना पड़ेगा। तो खुली व नम स्थानों पर रखी हुई ब्रेड पर कवक बहुत तेजी से आक्रमण कर देते हैं, आपको पता ही है, बीजाणु बना लेते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित या दुर्गंध पूर्ण कर देते हैं, खराब कर देते हैं, हमारे सभी चीज़ों को खराब कर सकते हैं जीवाणु, है ना। तो देखिए इनके लिए हम रासायनिक उपाय क्या करते हैं कि एक तो नमक जो है ना एक परिरक्षण प्रिजर्वेटर की तरह से काम करता है। खाद्य तेल या एसिटिक एसिड जो आपने सुना होगा CH3COOH, जिसको सिरका भी कहते हैं, गन्ने का सिरका वगैरह, तो इससे क्या होता है कि कभी भी इनमें जीवाणु जो है ना पनपते नहीं है, जीवाणु उनसे दूर जाते हैं। तो एसिटिक एसिड परिरक्षण की तरह काम करता है। सोडियम बेंजोइट काम करता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, तो ये सभी नाम याद रखना, सोडियम बेंजोइट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। कभी कभी आपने देखा होगा जो मुरब्बा बनाते हैं हम लोग, मुरब्बा किसका होता है, मीठे का, मतलब हम लोग शक्कर चीनी का पूरा घोल बना के, और तो वो भी क्या है, चीनी, शक्कर, खाद्य तेल, नमक, ये सभी क्या है, परिरक्षण का काम करती है, जीवाणुओं को पनपने नहीं देती। और सबसे अच्छा तो फ्रिज, ठंडे टेम्परेचर में होगा तो भी जीवाणु नहीं पनप पाएंगे। तो देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए, सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटासल्फाइड। नमक एक परिरक्षण की तरह काम करता है और हम लोग मांस मछलियों के परिरक्षण में लंबे अरसे के लिए रख सकते हैं उसमें, तो है ना। नमक का उपयोग करके हम आंवला, आम, इमली का परिरक्षण कर सकते हैं और अचार वगैरह बनाते हैं। चीनी से भी हम लोग परिरक्षण करते हैं, जैम, जेली, स्क्वैश, मुरब्बा वगैरह जो बनाते हैं, और उसमें जीवाणु जो है वो वृद्धि नहीं कर पाते। तेल या सिरका मैंने आपको बताया, ये भी एसिटिक एसिड, उसमें भी जीवाणु जो है जल्दी से क्या है पनप नहीं पाते। हम आपको सभी ने मदर को देखा होगा, एकदम से दूध को गर्म करके ठंडा करने पर क्या होता है, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, यही पाश्चराइजेशन है, लुईस पाश्चर ने बताया था, ठीक है। तो लगभग 70 से 71 डिग्री पर 15 से 30 डिग्री सेंटी जो है ना 15 से 30 सेकंड पर एकाएक गर्म करके फिर ठंडा कर देते हैं, तो उसमें दूध में मौजूद सभी सूक्ष्म जीव खत्म हो जाएंगे ताकि हमको कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होगा। और इसी प्रक्रिया को लुईस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन कहा, राइट। अब देखिए भंडारण और पैकिंग, हम लोग सील बंद कर दें, बिल्कुल पैक कर दें या फ्रिज में रख दें तो भी क्या होगा, हम लोग उसको बचा सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो राइजोबियम जीवाणु के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो लेग्यूम पौधों पर है, ये हमने पढ़ ही लिया है पहले। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके इनकी ग्रंथियों में गांठ के रूप में रहते हैं, और सैम और मटर के पादपों में यह सहजीविता उस पादप को मदद कर रहे हैं और खुद को जो है ऊर्जा मिलती है ना, जड़ों से। तो इस प्रकार क्या है, ये अपना ऊर्जा भी लेते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन की मात्रा का जो है ना, वायुमंडल में जो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करके किसको प्रदान करते हैं, बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बन पाएगा, राइट। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब बात कर रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में, और नाइट्रोजन के कारण ही प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक अम्ल, जो डीएनए, आरएनए, याद रखना न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता कौन है, फ्रेडरिक मिशर। तो जितने भी डीएनए, आरएनए, हमारे जीन्स वगैरह बन रहे हैं, ये सभी जो है वो नाइट्रोजन के कारण बनते हैं। हमारा शरीर में भी नाइट्रोजन है बहुत मात्रा में, क्योंकि प्रोटीन जितनी भी, ये जो त्वचा है वो प्रोटीन की है, हड्डियां प्रोटीन, हड्डियों में भी क्या है, नाइट्रोजन है। तो देखिए पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे तौर पे नहीं कर पाते हैं, और मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु है, नीले हरे जो शैवाल है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करके नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, ताकि वो नाइट्रोजनी यौगिकों का उत्पाद का यूज करके, और पादप जो है ना नाइट्रोजन वाले जो उत्पाद है, प्रोटीन वगैरह, अपने शरीर के लिए, अपने जो है पादप जो अपने लिए बना लेता है ना। तो देखिए पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु और प्रोटीन, तो देखिए हम लोग जो भी डिपेंडेंट हैं वो सभी किसको खा लेते हैं, पेड़ पौधों को, ताकि हमको प्रोटीन की भी पूर्ति हो जाती है।
पौधे और जंतु की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो वो जो उसमें प्रोटीन है वो भी मृदा के अंदर उपस्थित जीवाणु और नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में उसको तब्दील करते हैं। जो भी जीवाणु मरते हैं उनमें जो नाइट्रोजन है उसको तब्दील करके नाइट्रोजन जो है ना उस पूरे जड़ों में रख देते हैं, ताकि क्या हो जाता है कि समय पड़ने पर, और इस सभी को क्या बोला जाता है, ह्यूमस बोला जाता है, ह्यूमस। तो मृदा, हमारे जो जमीन है, धरती है, पृथ्वी है, उसका जो 2 मीटर का ये जो ऊपर वाला जो भाग होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, इसे हम ह्यूमस कहते हैं। और इसमें जो है कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, जो कि हमारे जितनी भी फसलें हैं उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नाइट्रोजनी चक्र देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। तो देखिए सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है, जब भी कभी बिजली कड़कती है ना, तो नाइट्रोजन सीधा क्या है, बिजली के साथ में हमारी मृदा में शामिल हो जाती है। तो एक तो याद रखना, बिजली कड़कने से भी नाइट्रोजन शामिल होती है। एक वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो जीवाणु नीले हरे शैवाल उसका स्थिरीकरण करके और जीवाणु द्वारा स्थिर करके नाइट्रोजनी यौगिक में तब्दील कर देते हैं। तो इस प्रकार मिट्टी में नाइट्रोजन आ जाती है ना। और फिर क्या होता है, पौधे इसका अवशोषण कर लेते हैं, जीवाणु, जंतु, पौधे सब इसको अब खाना बनाते हैं। बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो वापस से ये मृदा में आ जाता है। और नाइट्रोजन जो पादप में है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजनी यौगिकों को कुछ जो है ना नाइट्रोजन की गैस अमोनिया वगैरह निकाल के वापस से वायुमंडल में नाइट्रोजन ला देते हैं। तो इस प्रकार जो है ना लगातार ये साइकिल हमारे पृथ्वी पर चलता रहता है। इसी प्रकार के साइकिल हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन साइकिल भी होता है, हाइड्रोजन साइकिल भी है, वाटर साइकिल भी है, वैसे ही नाइट्रोजन चक्र इसे कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको नाइट्रोजनी चक्र क्लियर हो गया है। तो फाइनली देखो, ये जितने भी पढ़े हैं आप इसको है ना पॉज करके, इस टॉपिक को पॉज करके, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, आप इनको पॉज करके एक बार जो है ना इन सभी को देख लेंगे, जो जो आपके सामने है पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि सभी हम लोग समझ गए हैं, है ना। 2 लेक्चर में मैंने समझा दिया है। और इसके अलावा जो है प्रोटोजोआ, अतिसार और मलेरिया रोग का कारक, ये तो मैंने बता ही दिया है, आप इसको भी पॉज करके पढ़ लेना। लेग्यूम पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं और वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कौन? राइजोबियम की मदद से पादपों को प्रदान करते हैं, है ना। और जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस बना के पुनः वायुमंडल में भी भेजते हैं, है ना। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी आपको पॉइंट याद है, तो इनमें से 1 लाइनर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अल्कोहल के उत्पादन के लिए हम लोग यीस्ट, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। हैजा जो है वो एक जीवाणु के द्वारा होता है जिसका नाम होता है विब्रियो कॉलेरी। यीस्ट के उत्पादन किस में प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल के निर्माण में। प्रतिजैविक के तौर पे क्या है? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन, ये सभी हमने, टेट्रामाइसिन वगैरह वो सभी हमने देखे ही थे। तो चारों प्रतिजैविक आपको रिवाइज हो चुके हैं अभी। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? तो मादा एनाफ्लीज। डेंगू का कौन था? एडीज इजिप्टी, राइट। संचरणीय संक्रामक रोग किससे हो सकते हैं? तो संक्रामक रोग घरेलू मक्खी से हो सकते हैं, क्योंकि जब भी वो किसी मल वगैरह पे बैठेगी दूषित जगह पे और खाने पर बैठेगी तो हमारे उसको दूषित कर देगी। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है क्योंकि यीस्ट कोशिकाएं जो हैं उसकी वृद्धि हो जाती है, और यीस्ट कोशिकाएं जो सड़ाने का काम करती हैं, और उससे क्या होता है, उन खाने में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलने लगती है, इसलिए वो गैस निकलने की वजह से फूलना लग जाती है, राइट। अब देखिए आगे, तो हम कुछ चीज़ों पर बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है। एक विषाणु जो है वायरस है, तो मैंने बताया था आपको HIV वायरस जो कि एड्स का है, तो ये तो सीधा सीधा इससे मिल जाएगा। तो विषाणु एड्स का कारक बनता है, ये समझ में आएगी आपको, है ना। अच्छा, जीवाणु, तो हैजा रोग का कारण क्या है? जीवाणु है, विब्रियो कॉलेरी, राइट। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है जड़ों में रहकर। लैक्टोबैसिलस जो है वो दही जमाने में मदद करता है। यीस्ट क्या करता है? ब्रेड की बेकिंग, ब्रेड बनाने, अल्कोहल बनाने में, सड़ाने का काम करता है। प्रोटोजोआ कौन होते हैं? छोटे होते हैं जीवाणु से भी, और ये मलेरिया का कारक बनते हैं, अतिसार का कारक बनते हैं।
तो इस प्रकार से हमने सभी जो क्वेश्चंस हैं वो देख लिए हैं। इनको आप आराम से आंसर दे सकते हैं। यदि आपको लगता है पॉज करके आप आंसर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझा चुका हूँ। तो आई थिंक यू हैड एन्जॉयड द लेक्चर। बहुत अच्छे से आपको मज़ा आया होगा लेक्चर में, है ना। आप इसी तरह से लेक्चर्स को पूरा देखेंगे, पढ़ेंगे, है ना। हम लोग एक छोटी सी और बात कर लेते हैं। तो देखिए, तो देखिए, क्या आप जानते हैं जीवाणु पृथ्वी, क्या आप जानते हैं जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य के बहुत पहले से रहते थे? बिल्कुल सही बात है, ये बात जरूर पता होनी चाहिए आपको। सबसे पहले सायानोबैक्टीरिया आज से लगभग जो है ना 3.7 अरब वर्ष पहले ग्रीनलैंड और ऑस्ट्रेलिया में देखे गए थे सायानोबैक्टीरिया। उसके बाद नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी आए, और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों ही जो हैं वो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इनके बिना हम जीवन, मैंने सबसे पहले ये लाइन बोली थी, जीवाणु विषाणु ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर इन्होंने ही की है। और सबसे पहले ऑक्सीजन भी नहीं था, तो ये बिना ऑक्सीजन के जो है ना अपना उत्पाद पैदा कर लिया करते थे। ये बहुत सख्त जीव हैं, इतने सख्त हैं, आपको पता होना चाहिए कि है ना जो अंटार्कटिका की तहें हैं उसमें 5-5 करोड़ वर्ष पहले के विषाणु आज भी मौजूद हैं। 5 करोड़ वर्ष की आयु है उनकी। तो आज भी जो है ना मानव भी ये कोशिश कर रहा है कि हम भी यदि चाहते हैं कि जीवन हमारा इतना लंबा हो, तो हम उनसे किस प्रकार उनकी तरह से हमारे शरीर को बनाएं, तो इस पर कोशिश कर रहे हैं। तो ये कठिन, बहुत ही विकट और विपरीत परिस्थिति में भी रह सकते हैं, मिट्टी और बर्तनों में और उबलते हुए ठंडे बर्फीले पानी में भी जीवित रह सकते हैं, है ना। वहाँ पर तहों में आज भी जो है अंटार्कटिका की तहों में ये पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था जो टिटेनस जो है, टिटेनी, वो क्या है, मृदा में ही पाया जाता है। जंग में रस्ट जो होती है, लोहे की जंग, उसमें पाए जाते हैं। तो बर्फीले पानी में भी जीवित रह सकते हैं। कास्टिक सोडा की झील, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, पोखर वगैरह सभी में ये पाए जाते हैं। मानव के पूरे शरीर में भी जीवाणु और विषाणु का विशालकाय भंडार है। कई हजारों विषाणु अभी भी हमारे शरीर पर है। और जो है कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारे को प्रभावित करते हैं, हमारे तंत्र को खराब करते हैं, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अनेक किलोमीटर की गहराई में भी इनकी जीवित रहने की संभावना होती है। ये अंतरिक्ष में भी हैं, अलग अलग ग्रह, तारे, पिंडों पर भी ये मिल रहे हैं जीवाणु कैमरों में देखा जा सकता है सूक्ष्मदर्शी के तौर पे, है ना। अतः कोई भी पर्यावरण ऐसा नहीं है जहाँ जीवाणु जीवित ना रहे। विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं वही जीवित रहते हैं, याद रखना। तो ये सभी जीवाणुओं की विशेषता है। और जीवाणुओं का ही प्रयोग करके और कवक का ही प्रयोग करके हम लोग प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जो है एक तरह से प्रतिरक्षी के रूप में काम करता है, राइट। तो देखिए, और हम लोग देख लेते हैं एक चीज। तो हम लोग 1-2 क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रतिजैविक क्या है, मैंने आपको बता ही दिया है प्रतिजैविक क्या है। सबसे पहले आपके लिए मेरे कुछ प्रश्न है। एक तो है ना, अलेक्जेंडर जेनर ने क्या बताया था, लुई पास्चर ने क्या बताया था, और फ्लेमिंग ने, ये फिक्स क्वेश्चन होता है, फ्लेमिंग, लुई पास्चर और अलेक्जेंडर ने, है ना, क्या बताया, ये सभी आपको पता होना चाहिए। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपने देख ही लिया है। और जब भी बिजली कड़कती है तो बिजली के साथ में नाइट्रोजन की पूर्ति जो है वो जड़ों में हो जाती है। तो सूक्ष्म जीव जो है, तो स्थिरीकरण में कौन से सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं, तो एक तो नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, और जो है राइजोबियम, ये जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में मदद करते हैं। मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं सूक्ष्म जीवों के, एक तो जीवाणु, एक विषाणु, एक कवक, प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ। तो ये सभी सूक्ष्म जीवों के उदाहरण हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ, कवक, ठीक है। तो ये सभी सूक्ष्म जीव के उदाहरण हैं, है ना। और यंत्रों से तो सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। तो आई थिंक आपने पूरे के पूरे सेक्शन को देखा होगा, आपको एंजॉय किया होगा। सो आई थिंक यू हैड क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बहुत गहराई से इसी प्रकार जो है लेक्चर को सुनेंगे, है ना। तो इस प्रकार जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के ऊपर जो सेक्शन है वो आई एम कंप्लीटिंग हेयर। और नेक्स्ट जो है, यदि
ऐसा लगता है, वैसे इस ये जो है ना सेक्शन 8-10 लेक्चर में भी फिनिश नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा लेंथ है, लेकिन बेसिकली आपके जो है ना क्लासेस में आता है 6 to 8, वो सभी को मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। और साथ में जो एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स से फिगर्स हैं उन सभी को भी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा, ताकि क्या हो सके कि यदि एक एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन बाहर से भी आता है तो भी आप आसानी से आंसर दे सकें। आपको कोई भी कमी लगती है तो आप टीम से जरूर संपर्क करेंगे। आई एम रिक्वेस्टिंग यू सो दैट मुझे भी पता चल पाए कि आप किस प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, ताकि क्या है मैं जो है अपने आप को उसी तरह से मोल्ड कर लूँगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान है, मैं कि पिछले 10 सालों से रेगुलर 10-10 घंटे पढ़ाता हूँ। तो आपको कोई भी सजेशन है वो दीजिए, तो मैं अकॉर्डिंगली काम करूँगा। आप टीम से जरूर बताइए कि फैकल्टी को बताएं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।